जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस जीएस माइंड्स के प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कल हम लोगों ने एक पोर्शन कवर किया, प्रीएम्बल के बारे में चर्चा करी, उसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं पार्ट 2 के माध्यम से मैं हाजिर हुआ हूं। आज मैं प्रीएम्बल का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें जो बची हुई चीजें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, बहुत सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर दी हैं। आज प्रीएम्बल का वो पोर्शन खास तौर पे जिस पर थोड़ा मतलब चर्चा हुई, और हम कह सकते हैं जिस पर कोर्ट का वाद विवाद हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो प्रीएम्बल को लेकर आता है, दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो प्रस्तावना को लेकर आता है, सबसे बड़ा प्रश्न प्रस्तावना को लेकर वो आता है कि इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या प्रीएम्बल संविधान का, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये हमेशा उड़ता रहता है प्रश्न, ठीक है ना। इस पर तमाम वाद विवाद हुए हैं। तीन आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द थ्री इंपॉर्टेंट केसेस विद रिगार्ड टू वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो तीन विवाद है हमारे पास, और तीन वाद हैं, आई वुड रेदर कॉल देम वाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उस पर जो है आया हुआ है। तो इन तीन वाद के बारे में, तीन जो वर्डिक्ट्स हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि प्रीएम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ठीक है। तो भैया पहला देखिए, जो पहला जो आया आपका वाद विवाद, वो आया आपका, पहला जो वाद विवाद आया वो आया बेरूबारी केस। पहला आया बेरू बारी केस 1960 में। पहला कब आया? बेरूबारी केस 1960। बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस बात को कहा कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट, is not a part of the कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ये बोला। एक लंबे समय से चली आ रही डिबेट थी ये, और आज जैसे प्रीएम्बल को जो है संवैधानिक सभा ने एक्सेप्ट किया 22 जनवरी 1947 को, उसके बाद से ही तमाम तरह की चीजें थी कि क्या यह एक जो है संविधान का एक भाग है कि नहीं है। अगर संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन कैसे होगा, क्योंकि मेन मुद्दा था संशोधन का, ठीक है। सरकारें तमाम तरह की चीजों को जो है संशोधित करके उसमें डालना चाहती थी। जैसे 42वां संवैधानिक संशोधन अगर आप बात करें तो उसमें देखिए किस प्रकार से 3 नए शब्दों को प्रस्तावना में डाला गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मेन जो मसला शुरू हुआ वो हुआ संशोधन को लेकर, कि संशोधन संभव है कि नहीं है। और ये संशोधन संभव तब होगा जब संविधान का पार्ट रहेगा। भाई, अंडर आर्टिकल 368 provisions of constitutions are amended. So if this is not a part of the constitution, it's not possible to amend it. को मिला के अगर इसका ये संविधान का पार्ट नहीं रहेगा तो इसको अमेंड कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले तो प्रूव करना है कि संविधान का पार्ट है। तो इस संदर्भ में तीन इंपॉर्टेंट जो है वर्डिक्ट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। द यस्सी सेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, अर्थात प्रस्तावना, बेरूबारी केस में क्या हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, भाग नहीं है। ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने।
अब इसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरा केस जो आता है वो आता है केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती केस, ठीक है ना। ये केस क्या था? ये था 1973 में केस था। इस केस का मूल नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला केस, केरला 1973, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जब मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी बात विचार किया। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने न्याय को बदलने की शक्ति है, ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट टाइम बाय टाइम अपने न्याय को सुपरवाइज करती है, और अगर उसमें कुछ परिवर्तन की दरकार है और उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर देती है तो फिर वो बदल जाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजंस को बदलने की शक्ति है, ध्यान दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने बेरोजगारी वाले मसले को बदल दिया। बेरोजगारी वाले निर्णय को बदलते हुए केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा? कहा कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल संविधान का भाग है। क्या है? संविधान का भाग है, ध्यान दीजिएगा। इस मसले में कहा केशवानंद भारती में। कब आया? 1973 में। तो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह जो है संविधान का भाग है, ठीक है। अब जैसे ही तय हुआ कि संविधान का भाग है, तैसे ही संशोधनों की संभावना भी बढ़ गई कि संशोधन अब इसमें किए जा सकते हैं, अर्थात संशोधन प्रियम्बल में हो सकता है, क्योंकि भाई संविधान का पार्ट है। तो जस्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, सिमिलरली प्रियम्बल शुड बी अमेंडेड जस्ट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब जैसे ही तय हुआ तो उसके बाद स्थिति क्या बनी? 1973 में तय होता है कि ये पार्ट है, और 4 साल बाद 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन लाकर 3 नए शब्दों को इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से इसके इस डिसीजन के जस्ट बाद ही जैसे तय होता है कि संविधान का ये पार्ट है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ संशोधन हो सकता है। तो अब क्या स्थिति बनी? स्थिति क्या बनी भैया? केशवानंद मामले के बाद यह स्पष्ट हो गया, यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। संविधान का भाग है एवं इसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, ठीक है। बशर्ते, शर्त एक लगा दी, बशर्ते इसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ न हो, छेड़छाड़ न हो। तो मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है। मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट भी आ गया, जो है प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो है मूल ढांचे का सिद्धांत ये कब आया भैया? 1973 में आया। किस केस से आया? केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस से आया, ध्यान दीजिएगा, भारती केस। मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट, मूल ढांचा क्या है? व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? देखिए, मूल ढांचा का मतलब सिंपली अगर तरीके से हम समझें तो बड़ा ही सिंपली इसका आंसर किया जा सकता है। मूल ढांचा खासतौर पे उन तमाम तत्वों से मिला हुआ एक दस्तावेज है या एक सिद्धांत है, आई वुड से, जो संविधान का आधार है, ठीक है। संविधान का आधार है। जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक रहेगा, ये मूल ढांचा है।
सेक्युलर रहेगा, मूल ढांचा, समाजवादी मूल ढांचे हैं। तो हमारा देश जो है ये मूल ढांचा है, इनके साथ मतलब जुडिशियरी की आप इंडिपेंडेंस को ब्रीच नहीं कर सकते। न्यायालय की जो है क्या कह सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सही तरीके से चुनाव में धांधली नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इन प्रावधानों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इवन ये भी कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी प्लेड विथ। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ न करो, बाकी चाहे जो करो, संशोधन करो, क्योंकि संशोधन तो जरूरत होती है और जरूरत के साथ जो है संशोधन किया जाता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस बात को ध्यान देना। तो ये तय हो गया। अब भैया जैसे ही तय होता है, जैसे ही तय होता है तो पहली सहमा संविधान संशोधन संशोधन 1976 ये संशोधन लाया जाता है, ठीक। हालांकि बहुत ही विस्तारित संशोधन है, बहुत विस्तृत है, लेकिन प्रियम्बल के संदर्भ में इस जो है इस संशोधन की हम लोग व्याख्या देखेंगे, इसका जो है उद्देश्य देखेंगे। तो इस संवैधानिक संशोधन के तहत इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर शब्दों को संविधान में समाहित किया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। इन शब्दों को किसमें डाला गया? प्रियम्बल के अंदर डाला गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये पहला और आखिरी जो है संशोधन है प्रियम्बल में अभी तक का, ठीक। मतलब इसके बाद कोई संशोधन हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन एकमात्र संशोधन हुआ है प्रियम्बल में अब तक का, एकमात्र संशोधन, एकमात्र, ठीक है ना, एकमात्र संशोधन हुआ है अभी प्रियम्बल में। ठीक है, तो यही हुआ है, इन 3 शब्दों को डाला गया उसमें, बाकी सारी चीजें ठीक थी। इन शब्दों की व्याख्या मैंने कल आप लोगों को पार्ट 1 में कर रखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो कुछ प्रावधान। इसके अलावा एक केस और आया था, बहुत फेमस केस था, उस केस को भी मैं बता देता हूं। एक आया था LIC वाला केस, LIC केस ऑफ इंडिया, ये केस आया था आपका 1995 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SC हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा कि द प्रियम्बल इज एन इंटग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा अभिन्न अंग है, इंटग्रल का मतलब होता है अभिन्न अंग, अर्थात जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है ना, अभिन्न अंग, इसको बता दिया। मतलब अपनी ही बात को सुप्रीम कोर्ट ने LIC वाले केस में भी दोहराया कि यह अभिन्न अंग है। यही सेम बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कम इंटेंसिटी के साथ बोली थी जो है 1973 में, लेकिन इसमें और इंटेंसिटी लगाई और इंटग्रल बता दिया कि इंटग्रल पार्ट है, अर्थात इसको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो चलिए भैया, ये तो हो गया कुछ वाद विवाद और वर्डिक्ट्स जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब कुछ और बात करते हैं हम लोग कि प्रियम्बल के बारे में 2-3 लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, क्या क्या दिए हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ी बेसिक बातें, ठीक है ना। तो यानी पालकी वाला को जाता है, पालकी वाला, ठीक है ना, यानी पालकी वाला। इन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा है? प्रियम्बल
is an identity card of the Constitution। इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। इसके अलावा के.एम. मुंशी साहब थे एक, इन्होंने क्या कहा है भैया, इन्होंने कहा पॉलिटिकल होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप है क्या, प्रियम्बल के बारे में, अबाउट प्रियम्बल, ठीक है ना। तो प्रियम्बल के बारे में किसने क्या कहा, यानी पालकी वाला ने कहा कि यह एक आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी साहब ने कहा पॉलिटिकल होरोस्कोप है, ठीक है ना। इसके अलावा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि यह एक की नोट है, यह की नोट है, बहुत खास चीज है, की नोट है, ठीक है। और क्या कहा, सोल ऑफ द सोल, आत्मा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यह आत्मा है किसकी, संविधान की। तो संविधान की आत्मा की नोट इन्होंने बोला कि हम मुंशी साहब ने पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा दी, की नोट भी इन्होंने बोला, दो बातें बोली इन्होंने भी, और पालकी वाला साहब ने कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं, एक तारीख, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, इसे नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और यही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्रस्तावना का आधार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से प्रस्तावना आई है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। किसने पेश किया, नेहरू जी ने रखा था। बाद में 22 जनवरी 1947 को इसे अंगीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, और यही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना था, बेस बना, ग्राउंड बना, ठीक है ना। इसी सिद्धांत पर आधारित है प्रस्तावना अपना, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए ठीक है, फिर आज प्रस्तावना में बस इतना है। आज का ये प्रस्तावना लगभग आपका जो है समाप्त होता है। तो इन तमाम चीजों को आप लोग एक बार बढ़िया अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखें, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।